हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इससे पहले दो वीडियोस में दो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट, जो कि पूरी तरह से कंप्लीटेड है चैप्टर आपके। और जो प्लेलिस्ट है इस चैनल की, वहां पे जाएंगे आप तो आपको क्लास, फिर चैप्टर का नेम, वहां पे क्लिक करेंगे तो पूरा ही चैप्टर आपको डिटेल में मिल जाएगा, जो मैं इससे पहले कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में क्या आप पढ़ने जा रहे हो। तो चलिए निकाल लीजिए कॉपी एंड पेन, अगर आप आलसी हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में। तो किसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर? रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है पहले ये जान लो। मैं बता दूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे फॉर प्लेन सरफेसेस, फॉर प्लेन सरफेस, और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। ये सरफेस 2 टाइप के हो सकते हैं। मे बी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं लेंसेस के बारे में। ठीक है, शायद आपने इससे पहले कभी सुना हो, क्लास 8 में होता था, थोड़ा बहुत बताया जाता है आपको। यहाँ पे आपका रहता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन, कैसे होता है रिफ्रैक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंड जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है आपकी? प्लेन सरफेस के लिए। तो एक प्लेन सरफेस ड्रॉ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट करती है किसी प्लेन सरफेस के लिए। ठीक है, तो ये मैं बस आपको विजुलाइज करा रहा था कि चैप्टर आपको आंखों के सामने आ जाए कि इस टॉपिक को किस तरह से किन किन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। इसको चैप्टर मान के चलो। अगर आप एनसीईआरटी बुक को उठा के देखोगे तो ये आपका 10 चैप्टर में आता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों। अगर मैं कोई अदर पब्लिकेशन की बुक उठा के देखता हूं तो उसमें रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है। तो रिफ्रैक्शन अगर हम एज अ चैप्टर मान के चलते हैं तो रिफ्रैक्शन को 2 टाइप से डिवाइड करा गया है। पहले हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे किसके लिए? प्लेन सरफेस के लिए। और सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो सबसे पहले प्लेन सरफेस के लिए देख लेते हैं। हेडिंग लगा लो, वही हेडिंग एज वेल एज जो इससे पहले थी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, व्हेन अ लाइट रे goes from first medium to second medium and change our path, it's called refraction of light। तो ये डेफिनेशन की बात हो गई, लेकिन इसको समझ लो कि किस तरह से होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मीडियम्स को स्प्लिट करेंगे। पहला मीडियम मैंने ले लिया है एयर और दूसरा मीडियम मैंने लिया हुआ है ग्लास। ठीक है, ओके। सो आप एक चीज तो इजीली जानते हो कि जो एयर होता है, ग्लास से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे, मैं 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं तो एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग इसको। एयर है और ये ग्लास है, तो ग्लास के जो पार्टिकल होते हैं कंपेयर टू एयर थोड़े से डेंस्ड होंगे, पास पास में होंगे। ठीक है, और एयर के पार्टिकल दूर दूर होंगे। इसके कंपेरिजन की बात कर रहा हूं मैं, ग्लास के कंपेरिजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम, और नीचे वाले को बोलते हैं डेंसर मीडियम। नीचे वाले को बोलेंगे डेंसर मीडियम, नीचे वाले को नहीं, ग्लास वाले को। ठीक है, ओके। सो ये एक प्लेन सरफेस है, जिससे स्प्लिट करा है हमने मीडियम को। नॉर्मल ड्रॉप कर लेते हैं इस प्लेन सरफेस पे, एन नॉर्मल ले लिया। ओके, और ये ग्लास है, डेंसर है, तो थोड़ा सा डेंसर दिखा दो जिससे कि तुमको लगे कि नीचे वाला जो मीडियम था वो कैसा लिया हुआ था, डेंसर लिया हुआ था। तो कुछ इस तरह से इसको आप दिखा भी सकते हो। ओके, नीचे की तरफ भी नॉर्मल होगा, उसको एंडेस से दिखा देते हैं। अब ये इंसिडेंट रे लेके जा रहे हैं, कोई एक रे कंसीडर कर लेते हैं, इंसिडेंट रे। ओके, इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा जब ये इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में एंटर करेगी, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसका देखो सिंपल सा रीजन है, जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो क्या रीजन बन रहा है आप ध्यान से देखो। सपोज ये कोई पर्सन है, मतलब कोई बाइक लेके जा रहा है ना, उसको यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है, स्ट्रेट सीधा चला जा रहा है, आगे गया कल्याणपुर क्रॉसिंग, आगे ढेर सारा ट्रैफिक रहता है, आप सभी को पता होगा। अब इसने जब ये यहाँ पर पहुंचा ना, इस पॉइंट पे पहुंचा, और इसने जब क्रॉसिंग से निकलने की कोशिश करी, मतलब इसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है कंपेयर टू दिस मीडियम। ये डेंसर है, ये रेयर है।
इसके कंपैरिजन में इसका जो वेलोसिटी होगा एंड साथ में और भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। सीधे हम वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं तो वो कम हो गया, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो आप अपने माइंड में कुछ इस तरह से रखेंगे कि कोई भी रे जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। बेंड होने के रीजन होते हैं, जब कोई भी रे ट्रैवल करती है तो उस रे में इंसिडेंट एनर्जी होती है, वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है एंड वेवलेंथ होती है। और जब कोई भी रे एयर मतलब लाइक रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है, सो अगर हम ऐसे बोल दें कि ये जब इस मीडियम में आई तो उसके लिए हमने इंसिडेंट एनर्जी I1 ले ली, वेलोसिटी V1 ले ली एंड फ्रीक्वेंसी F1 एंड λ1 उसका वेवलेंथ ले लिया। मे बी आपने 9th क्लास में वेव्स के बारे में पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो वेवलेंथ के बारे में जानते हो, फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हो, इंसिडेंट एनर्जी वो कितना इंटेंसिटी के साथ आ रही है, और वेलोसिटी से तो आप सभी परिचित हो गए अगर आपने 9th क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। जब ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, इसको अपन फर्स्ट मीडियम भी बोल सकते हैं, और ये आपका क्या है, सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो आप ध्यान से देखना जो इसका इंसिडेंट एनर्जी है इसके कंपैरिजन में यहाँ आकर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स का सामना इसे ज्यादा करना पड़ेगा। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, R से दिखाएंगे इसको। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आए कि ये रे क्यों बेंड हो रही है। तो आप ध्यान से देखना जो I रहेगा वो I1 के कंपैरिजन में कैसा रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है, और जो आपका वेलोसिटी रहने वाला है वो V1 के कंपैरिजन में ज़्यादा रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ भी लैम्डा ज़्यादा रहने वाला है, लैम्डा कम रहने वाला है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एज वेल एज सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ आप जानते हो। तो हमेशा ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि ये 4 चीज़ों से कंबाइन होकर मूव करेगा, 4 चीजों से कंबाइन होकर मूव करेगा, जिसमें क्या नहीं बदलने वाला है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने वाला है, इंसिडेंट एनर्जी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, ओके। और एक चीज और समझ लो, जब सपोज हमने मान लिया कि ये 100 जूल की एनर्जी के साथ आ रही है, सो अप्रॉक्स इसका 80 जूल इधर जाएगा, बाकी का 20 जूल का रिफ्रैक्शन होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाकी 20 जूल एनर्जी का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। कितनी परसेंट एनर्जी का, 20 जूल परसेंट एनर्जी का, ठीक है, इतना क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि कभी भी पूरी तरह से ना ही रिफ्लेक्शन होता है ना ही रिफ्रैक्शन होता है, उसके लिए मीडियम आपको जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा क्लीन चाहिए, एंड 99.9% करना पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके लिए होता है, लेकिन अभी आप इतना समझ के रखो कि जब कोई भी रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और वो मीडियम कैसा होना चाहिए, नीचे वाला डेंसर होना चाहिए, ऊपर वाला रेरर होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस होगा। बेंड क्यों होती है, क्योंकि उसका इंसिडेंट एनर्जी, वेलोसिटी और वेवलेंथ कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो वही रे यहां पर है, वही रे यहां पर है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा डीपली आप समझ लो इन सब चीजों को, भले आप 10th क्लास में हो, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे का मीडियम चेंज हुआ, उसने अपना पाथ बदल दिया, पाथ को चेंज कर दिया, यही होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर इसको आप दूसरे टाइप से भी समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, यहां से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ओके, मैं वेट कर लेता हूं। ओके, सो वहां से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसी के आगे हेडिंग देख लो। मैंने जो वो रब करने का टाइम होता है उसको स्किप कर दिया है, जिससे कि आपको चीजें क्लियर समझ में आए एंड आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही पढ़ने वाले। मैं हेडिंग फिर से बता रहा हूं तो आप इजीली लिख सकते हो अपनी कॉपी में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन रे कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लिखने का शौक नहीं चढ़ा है मुझे, ये हेडिंग है, आप इजीली इसको डाल सकते हो, ओके। रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट व्हेन अ रे कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। कहां से आ रही है, डेंसर से रेयरर में आ रही है। सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई, आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोसेस एकदम से रिवर्स हो जाएगा। मीडियम को स्प्लिट कर लिया, इस बार ये है आपका फर्स्ट मीडियम, ये है फर्स्ट मीडियम जो कि कैसा है, इस बार डेंसर है, डेंसर मीडियम है, और ये रहा आपका सेकंड मीडियम जो कि कैसा है, रेयरर है,
ठीक है। फर्स्ट मीडियम आपका डेंसर है इस बार, सेकंड मीडियम कैसा है, रेरर है। नॉर्मल ड्रॉप कर लेते हैं दोनों मीडियम्स के लिए, इसको एन बोल दिया, इसको एन डैश बोल दिया, अलग अलग साइन से दिखा दिया है थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए। ये मीडियम डेंसर है तो इसको थोड़ा सा डेंस बना दो, जिससे कि आपको पता चले कि इस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो पास पास में है। डेंसर का मतलब आप समझते हो, रेरर और डेंसर। डेंसर मतलब इस मीडियम के पार्टिकल पास पास में है और इस मीडियम के पार्टिकल दूर दूर हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम इंसिडेंट रे लेके आ रहे हैं, लेकिन इस बार रे को पहले से ट्रैफिक का सामना करते हुए आ रही थी और यहाँ पर इसे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला और ये दूर हो गई। यहाँ नॉर्मल से दूर जाती है और वहाँ पर क्या था, नॉर्मल के पास आती थी। ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल यहाँ पर बनाएगी नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल क्या बनाएगी, आर। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे और ये आपकी होगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हमने मीडियम को चेंज कर दिया तो आपकी प्रॉपर्टीज भी एज वेल एज वैसे ही चेंज हो गई। इस बार पहले क्या था कि नॉर्मल की तरफ रे जा रही थी, अब क्या है, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो इस बार है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ रे कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। इससे पहले क्या था, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। आप इजिली इसको नोट कर सकते हो, ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके जस्ट बाद हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाक से, जल्दी जल्दी। ओके, सो जैसा हमने बताया था कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो फटाक से। नेक्स्ट हेडिंग में क्या डिस्कशन करने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक बात हमेशा अपने माइंड में रखो कि ये हेडिंग लगाना क्यों जरूरी होता है। मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि हेडिंग लगा लो। हेडिंग लगाने से ये रहेगा कि मे बी हो सकता है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हो अभी प्रेजेंट टाइम और इजीली आप चीज़ों को नोट करते हुए चलो। देखो, देखने का कोई मतलब नहीं, वीडियो आप देख रहे हो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर आप अपने नोट्स बना लोगे ना तो नहीं भूलोगे। मैं 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ ये चीज़। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके दो लॉ होते हैं। तो फर्स्ट लॉ में ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम दो मीडियम को स्प्लिट कर देते हैं तो हमारा जो नॉर्मल रहता है और इंसिडेंट रे रहता है और जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, तीनों ही एक ही प्लेन पर होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे लिख लो इसमें, इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे कॉमा refracted ray and normal at the same plane। मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, बहुत सुधारने की कोशिश करी लेकिन नहीं सुधरी, ठीक है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द सेम प्लेन, तीनों ही एक ही प्लेन पे होंगे। और मैं अगर दूसरे की बात करूं, दूसरे लॉ की बात करूं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो एक चीज देखना ध्यान से कि जब हम लोग मीडियम को स्प्लिट कर रहे थे, शॉर्ट में देख लो, जब मीडियम को स्प्लिट कर रहे थे, मीडियम को स्प्लिट करा था, ये आपकी रे आ रही थी, ये इधर को बेंड हो रही थी। इधर को बेंड होने का मतलब ऊपर आपका रेरर है और नीचे कैसा है, डेंसर मीडियम है। नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये क्या बनता था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता था, ओके। अब एक चीज समझने की कोशिश करना है यहां पर ध्यान से कि अगर हम ऐसा करें, ये वाली रे इधर को बढ़ाते चले आए तो ये वाली रे इधर को बढ़ेगी। क्या ये चीज आपको विजुलाइज हो रही है? अगर आप इसको मतलब एंगल आई जितना आप बढ़ाओगे, इंसिडेंट एंगल जितना बढ़ाओगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो उतना ही बढ़ेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, इन्होंने बोल दिया कि हमारा जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, आर के, लेकिन इसको साइन के साथ लिया जाएगा। साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। दैट्स मीन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटता है तो कांस्टेंट एन आता है साइन आर। सो यू कैन राइट डाउन एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर हमने इसको पहला मीडियम बोला है और इसको दूसरा मीडियम बोला है, सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन 1 इन 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये 1 एंड 2 क्या कहता है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अगर ऐसा होता रे दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जा रही होती, कैसे होता है ऐसा? हम ऐसे बोल देते कि यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया तो आपका हो गया क्या,
क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब ये रे यहाँ पर सीधा एंटर कर रही है, कितने 90 एंगल पे एंटर कर रही है, तो वापस से लौट जाएगी। तो उस सिचुएशन में 2n1 इज इक्वल टू हो जाता साइन r अपॉन साइन i, ये बदल जाता, चेंज हो जाता, ठीक है। तो 2n1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1n2 क्या रिप्रेजेंट करता है, रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है और यहाँ पर सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। ये चीजें और आगे चल के विजुलाइज होंगी जब हम आपको रिवर्सिबिलिटी एंड ऑल्सो किसी ग्लास स्लैब के लिए निकालेंगे, किस तरह से आपका होता है रिफ्रैक्शन। सो इजीली समझ में आया होगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द सेम प्लेन। एंड दूसरे में क्या है, इन्होंने बोल रखा है कि आई है वो आर पे डिपेंड करेगा। अरे आप समझ लो, अगर इसको इंसिडेंट रे बोल के रखा है तो इसको इधर बढ़ाओगे तो इधर बढ़ेगा ना, ये एक दूसरे के ऐसे अपोजिट जाते हैं, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ा, ठीक है, आई आर पे डिपेंड करेगा। ओके, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। आप यहां से नोट करना चाहें तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे पता है आप आलसी हो, स्क्रीनशॉट लोगे। बोर्ड पे आप हेडिंग देख पा रहे होगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। बीच में मैं टाइम स्किप कर देता हूं जिसमें मैं बोर्ड को रब करता हूं, आप लोग के लिए बेटर रहता होगा। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो आपका रहता है ऑन स्क्रीन, ऑन बोर्ड जो रहता है उसको आप पहले से स्क्रीनशॉट ले लो तो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की। सो क्या होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? अभी कुछ देर पहले रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ही देखा था आपने, लेकिन ईजिली यहाँ पर देख लो। अभी इसको क्या हो गया, चलिए ठीक है ये। सो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में क्या है, मीडियम को स्प्लिट कर देते हैं। पहला मीडियम ले लेते हैं रेरर, ये है आपका रेरर मीडियम जो कि है आपका फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और दूसरा जो मीडियम है उसको हम लोग ले लेते हैं डेंसर मीडियम जो कि आपका है सेकेंड मीडियम। ओके, ये नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, इस मीडियम के लिए भी नॉर्मल ये रहा, इसको n और इसको n' बोल दिया। ये प्रोसेस बार बार कर चुके हो। इंसिडेंट रे आ रही है इंसिडेंट एंगल के साथ, आई रे है जो डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो सिंपल सी बात है किसकी तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। अब एक चीज देखना ध्यान से, अगर मैं एक काम करूं, यहां पर प्लेन मिरर लगा दूं, अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, प्लेन मिरर लगा दूं तो रे जैसे आ रही थी वैसे ही वापस लौट जाएगी, ठीक है। अब वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, रिवर्सिबिलिटी को समझ लो पहले। व्हेन रे कम्स फ्रॉम, इसको हम मान लेते हैं एयर, इसको क्या मान लिया, एयर, ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी। और दूसरे वाले को मान लेते हैं ग्लास, ठीक है। कम्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। जब रे एयर से ग्लास में आ रही है तो उसके लिए क्या लिखोगे, ANG, एयर टू ग्लास। सो एयर टू ग्लास आ रही तो एंगल पहला क्या मिलेगा, साइन आई, और अपॉन में क्या मिलने वाला है, साइन आर। इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब रे क्या हो रही है, जब आपने प्लेन मिरर का यूज कर दिया है तो रे ग्लास से कहां जा रही है, एयर में जा रही है। नाउ रे कहां से कहां जा रही है, शॉर्ट में लिख देता हूं, ग्लास टू एयर, ठीक है। ग्लास टू एयर जा रही तो उस सिचुएशन में आपका हो जाएगा GNA इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई हो गया। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों इक्वेशंस का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन सेकेंड, सो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा ANG मल्टीप्लाई GNA इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ये कैंसिल हो गए। सो आपका जो मिला यहाँ पे ANG GNA इज इक्वल टू 1 मिला। सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ANG इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA। देखो ये इसका जस्ट अपोजिट है, रिवर्स हो जाएगा। किस तरह से, अगर मैंने इसको फर्स्ट मीडियम बोला होगा तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन 1 इन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। ये आप बहुत जगह पे कर सकते हो। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब अगर आपको कुछ ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है 2n1, अब इसको तुम्हें चेंज करके लिखना है तो 2n1 को कैसे लिख सकते हो, 1 इन 2। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपने सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में रे जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चेंज करना है तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, सो आप ANG के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 इन 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ANG ANW बहुत जगह पे तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको यहीं से बताते हुए चलूं कि अगर हमने एयर
और ग्लास ना लेके एयर एंड वाटर लिया होता तो आपका हो जाता AnW इज इक्वल टू 1/WNA। ओके, सिंपल है, ठीक है। जो पहले है उसमें पहले रे एंटर कर रही होगी उस मीडियम में, और जो बाद में है एन के उसमें सेकेंड टाइम में जा रही होगी, मतलब अपने पाथ को चेंज करने के बाद। ओके, तो पाथ को चेंज करने के बाद में उसमें जाएगी। फटाक से यहां से नोट कर लो, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एग्जाम में कभी कभी आता है, 1-2 नंबर में पूछते हैं, 1-2 नंबर में नहीं, 2 नंबर में तो पूछ ही सकते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके फाइन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं कुछ टाइम तक वीडियोस नहीं ला पाया, कुछ रीजंस थे, और जो स्टूडेंट मेरे टच में रहते हैं उनको मैं बता रखा हूं क्या क्या रीजंस थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो एक और छोटा सा डेरिवेशन है, आप देख लो, कभी कभी पूछा जाता है और इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम horizontal transparent glass slab. Okay, so refraction of light from horizontal transparent glass slab के लिए, ठीक है। देख लो यहां पे एक ग्लास स्लैब है, ये आपका ग्लास स्लैब है। अब यहां पर हम मीडियम्स को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। पहला जो हमने मीडियम लिया है वो एयर है, जो कि फर्स्ट मीडियम है। दूसरा मीडियम हमने ले लिया है आपका वाटर, दूसरा मीडियम मैंने क्या लिया हुआ है, वाटर। ये सेकंड मीडियम ले लेते हैं, वाटर। और जो थर्ड मीडियम ले रखा है, मतलब कि नहीं, 2 मीडियम के बीच में ग्लास स्लैब को रखा हुआ है। जो थर्ड मीडियम ले रखा है वो लिया हुआ है ग्लास, इट्स कॉल्ड थर्ड मीडियम। और जो आपका लास्ट मीडियम ले रखा है वो ऑलरेडी ग्लास से निकलने के बाद में जब रे आएगी सो वो एयर में आ जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया फोर्थ मीडियम, जो कि एज वेल एज फर्स्ट मीडियम की तरह है, ठीक है। यहाँ से हम रे लेके आते हैं, रे यहाँ पर इंसिडेंट करेगी तो क्या बनाओगे, नॉर्मल ड्रॉप करोगे। ड्रॉप कर लो भाई नॉर्मल। ध्यान से देखना, रे बेंड होगी, थोड़ा सा बेंड होगी और एंगल बनाएगी, इधर बनाएगी एंगल I1 इंसिडेंट और ये बनाएगी R1, ठीक है। फर्स्ट मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते हुए चलना है तुमको। जब रे ने यहाँ पर मीडियम चेंज करा, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं वाटर से कंपेयर करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जैसे समझ लो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी कुछ देर पहले मैंने एन से लिखा था, स्मॉल एन से दिखाया था जिसको, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा डेंस्ड है या फिर दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में वो कितना ज़्यादा रे को बेंड करेगा, वो डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसको अपन किससे दिखा रहे थे अभी, स्मॉल एन से दिखा रहे थे। तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.33 समथिंग होता है और ग्लास का होता है 1.5। और ग्लास के भी टाइप आते हैं, क्राउन आता है, डायमंड कट आता है, ठीक है, प्लेन है, तो उसके लिए चेंज होता रहता है। सो अप्रॉक्स बराबर भी मान सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो कि वाटर का कम रहेगा ग्लास के कंपेरिजन में, ठीक है। ये थोड़ी सी और बेंड हुई, यहां पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, क्या ये R1 के बराबर होगा? आपको यही समझना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये R1 के इक्वल होगा। मैथ की सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा दो तो R1 के इक्वल है। यहाँ पे जो एंगल बना वो आपका क्या बना, ये R1 हो गया, तो इसको अपन मान लेते हैं R2, ठीक है। और जब ये रे वापस से पहले मीडियम की तरह हो गई, ये आपका इसने क्या बना लिया, यहाँ पर जो बनाया ये R1 रहा, ये R2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये R2 के बराबर हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, I1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये R2 आपस में इक्वल रहेंगे, ये आपका हो जाएगा I1 हो जाएगा, ठीक है। सो रे आपकी एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, और ग्लास से किस में एंटर कर रही है, एयर में एंटर कर रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अलग अलग मीडियम्स के लिए। टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, वीडियो भी और भी लंबा करा जा सकता है, ठीक है। ओके,
सबसे पहले कुछ इक्वेशंस बना लो। इक्वेशन हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। रे अगर आपकी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, फर्स्ट से किस में जा रही है, सेकंड में जा रही है। ये आपके लिए सिंबल रहेंगे जानने के लिए। फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, सो 1 इन 2 इज इक्वल टू, आप ग्लास एंड वाटर को भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो आप 1 इन 2 करके चलो। 1 इन 2 जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो हमने बोल दिया साइन I1 अपॉन क्या बना लेगा, एंगल साइन R1। इसको डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे आ जाओ साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब रे सेकेंड मीडियम से थर्ड मीडियम में एंटर कर रही है, कहाँ जा रही है, सेकेंड से थर्ड में जा रही है। सो सेकेंड में थर्ड में जाने के लिए जब उसने क्रिएट करा तो 2 and 3 लिखोगे, किस में जा रही है, सेकेंड से थर्ड में जा रही है। सेकेंड से थर्ड में जाएगी तो क्या बनाएगी, साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2। इसको डाल दिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। अब रे थर्ड मीडियम से किस में जा रही है, फोर्थ मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हो जाएगा 3 and 4। उसके लिए जो एंगल हो जाएंगे साइन R2 अपॉन साइन I1 हो जाएगा। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशंस का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद आप देखोगे 1 and 2 मल्टीप्लाई, 2 and 3 मल्टीप्लाई, 3 and 4 इज इक्वल टू, ये आएगा साइन I1 साइन R1। इधर है साइन R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, I1 से I1 ये कैंसिल आउट हो गया, और R2 से R2 कैंसिल आउट हो गया। तो सारे आपस में कैंसिल आउट होके क्या निकल के आया, 1। ये स्टेप आप खुद से समझ लेना, 1 आएगा। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, दैट्स वाई मैं लिख नहीं रहा हूँ। सो यू कैन राइट डाउन, कुछ इस तरह से लिख सकते हो 1 and 2। देन एक बात और यहाँ पे देखना, ये जो फोर्थ मीडियम था ये एज वेल एज किसके जैसा था, फर्स्ट मीडियम जैसा था। सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, इसको फर्स्ट मीडियम ही बोल सकते हो, फर्स्ट मीडियम जैसा ही था। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3-1। सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन 3-1। अभी हम कैसे 3-1 लिख रहे हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्या हम इस पूरे को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको क्या माना था, एयर माना था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ANW, एयर टू वाटर, इनटू वाटर टू ग्लास, इनटू अब क्या है, ग्लास से फिर एयर में, सो ग्लास से फिर एयर में। सो एयर को क्या माना हुआ था, 1। सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन A, किसके बराबर में हो गया, 1 के इक्वल में हो गया। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे देख लीजिए, इसको किस तरह से डिफाइन करना है आपको। अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है, 2 and 3 लिखा हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन 1 अपॉन 1 into 1 अपॉन 3 and 1, यही तो लिखोगे ना इस इक्वेशन से, अगर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे 1 and 2 and 3 and 1, क्या हम 3 and 1 को भी दूसरे फॉर्म में फॉर्मेट करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में देख लो साइड में, क्या हम 3 and 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 and 3। अभी कुछ देर पहले ही बताया था, क्या लिख सकते हैं 1 and 3। सो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 2 and 3, नीचे का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, मे भी नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, जगह कम पड़ गई, यहाँ पे देख लो। 3 and 1 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन 1 and 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो घबराना नहीं, बड़े प्यार से देखना है, आसानी से। यहाँ तक समझ में आया था, 2 and 3 इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 अपॉन 1 and 3, और ये वाला पार्ट अपॉन में आ जाएगा तो 1 अपॉन 3 and 1। 3 and 1 को रिवर्स करके लिख सकते हो 1 and 3। इससे पहले आपको समझाया था जब हमने एक ग्लास स्लैब लिया था और लाइट वापस से रिवर्स आ रही थी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को समझ रहे हो ना वहाँ पे। सो क्या आ जाएगा, 2 and 3 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 1 and 3 अपॉन 1 and 2। सो अगर आप को इस तरह की इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा देंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम मिलती है, 3 मीडियम मिलते हैं और लाइट रे दूसरे से तीसरे में जा रही है, तो आप ऐसे देख लो, जो लास्ट वाला है ना वो ऊपर जाएगा और जो पहले वाला है वो नीचे आएगा। ऐसे देखो, रट तो सकते नहीं हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे रट लो, दूसरे वाले को क्या बोला हुआ है, वाटर, और तीसरे वाले को क्या बोला हुआ है, ग्लास। तो अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिलता है वाटर से ग्लास के लिए, सो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एयर। एयर टू किस में जा रही है, थर्ड मीडियम क्या है, ग्लास। तो एयर टू ग्लास, जो बाद में आया वो पहले, और एयर टू वाटर, इस तरह से लिखा जा सकता है। इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास स्लैब। और किन्हीं 3 मीडियम्स के लिए है, वो जो चौथा वाला मीडियम है वो एयर ही रहता है, एज वेल एज वही जो आपने पहले जान रखा है। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से,
ईजिली हो सकता है आपको समझ में आया हो, इसको प्रैक्टिस में लाना। 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, ओके इतना भी नहीं, बट फिर भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लोगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मे बी हो सका तो इसी वीडियो में डिस्कशन हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। ओके सो यहाँ से ईजिली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एंड वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो रही है, थोड़ी सी लंबी का 32 मिनट का अप्रॉक्स हो रहा है, तो 30 मिनट का रहेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, और न्यूमेरिकल के बाद आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो भी होंगी आपके आगे इस चैप्टर की हेडिंग। सो इस चैप्टर के पार्ट्स आते रहेंगे, आप इनको कंप्लीट करते रहो, देखते रहो, वॉच करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। एंड इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल आता ही है, जब आपको वाटर से ग्लास के लिए पूछ दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आपको ग्लास के लिए और वाटर के लिए अलग अलग दे रखा होगा। एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है 4/9 एंड 6/9 समथिंग करके ऐसा ही आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग करके दे रखते हैं रेशियो में, एंड आपसे पूछा जाता है कि इसके बिटवीन क्या रेशियो होगा। सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। Thank you so much for watching. Hello.